बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि अरशद मलिक जो जज थे नैब कोर्ट के, जिन्होंने सज़ा सुनाई थी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब को, और वो आज उनके बारे में अचानक ही खबर आती है अब तो कि जी कि वो फ़ौत हो गए हैं। ये जब से कोरोना चला है तो अब इस तरह की जो फिगर्स होती हैं कि जिनकी मौत खबर होती है, उनकी बीमारी भी खबर ही होती है, लेकिन उनकी बीमार होने की खबर कोई नहीं आई। और अचानक से आज सुबह ये खबर आई कि वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड थे अल-शिफा हॉस्पिटल में। अल-शिफा हॉस्पिटल भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वो फ़ौत हो गए। अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे। अरशद मलिक साहब जो थे वो ख़बरों में थे, और ख़बरों में इसलिए थे कि उन्होंने एक निजी महफ़िल में बैठ के एतराफ़ किया कि जनाब के उन्होंने किसी प्रेशर के नतीजे में नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई थी, और वो प्रेशर उनको जो दिया गया था वो कोई अखलाकी दबाव था। अखलाकी दबाव से ज़्यादा ब्लैकमेल कहना, और कोई अखलाकी किस्म की कोई उनकी वीडियो थी जो किसी कमज़ोर लम्हे में रिकॉर्ड कर ली गई। और ये बाकी अब यहाँ पे असरारियत का पर्दा है, आगे हमारे अपने टेवे हैं कि वो काम किसने किया, उनकी वीडियो किसने बनाई। और ये वैसे भी एक बड़ी खौफनाक सी वो जो क्या कहते हैं सूरत हाल के आप क्या, यानी अब जो एडिशनल सेशन जज, सैकड़ों एडिशनल सेशन जज हैं पंजाब की, अगर मैं बात करूं, तो वो भी जो हैं वो रडार में होते हैं। इसका मतलब ये है कि रडार से बाहर कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर उसकी एक बेज़रर किस्म के जज की भी एक वीडियो बन सकती है और किसी ख़ास मौके पे वो उसको दिखाई जा सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर इस कह लें कि छतरी के नीचे महफूज कोई भी नहीं है। तो बहरहाल वो फिर उन्होंने जो एतराफ़ किया था उसकी भी वीडियो बन गई, वीडियो के ऊपर वीडियो बन गई। और इस दफ़ा वीडियो बनाने वाले जो थे वो पॉलिटिकल वर्कर थे, नवाज शरीफ साहब के साथी थे। फिर पता चला कि जी नवाज शरीफ ने भी उनसे मुलाकातें की हैं, और बड़े मामलात जो भी आप इस डिटेल में जाना जो है, वो कहते हैं ना वो खिदू फुला लीरा निकल नहीं अंदरों, तो वो वाली बात है। लेकिन ये जब उनकी खबर आई कि यार कि वो फ़ौत हो गए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गई। सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर ट्विटर वगैरह, हिना भट्ट हैं एक मुस्लिम लीग नून की, वो रुकन सूबाई असम्बली हैं, और कह लें कि अब जो रुकन सूबाई असम्बली हो उसकी क़यादत के साथ जो है वो, चले डेली मुलाकात ना होती हो लेकिन वो राब्ते में ज़रूर होता है और थोड़ा बहुत राब्ता रहता है उनका। तो वो जो ख़यालात, जिन खदशात का इजहार करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फ़ील अपनी पार्टी से ले रहा है। अगर उनका ट्वीट आप देखें तो वो कहते हैं, मुझे तो, वो मोहतरमा कहती है, मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही कि वो उनको भी कोरोना हो गया और वो फ़ौत हो गए हैं। अल्लाह ताला, मैं स्पीचलेस हूँ, ये उन्होंने लिखा, मैं इस पर अब क्या कहूँ। तो मतलब ये कि शकूक व शुबहात का इजहार। इससे पहले जो सेठ वकार साहब थे, जस्टिस सेठ वकार, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी गद्दारी केस में, स्पेशल जज की हैसियत से, स्पेशल कोर्ट की के जज की या सरबराह की हैसियत से, उनको भी अचानक ही, उनकी भी इसी तरह ही खबर आई थी कि जी कि वो कोरोना के से मुतासर थे और वो उनका इंतकाल हो गया है। तब भी लोगों ने इसी तरह के शकूक व शुबहात का इजहार किया था, और आज भी उनका नाम लेके बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने सज़ा सुनाई, वो हमारे एक दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, वो मुझे मजाक से कह रहे थे कि जिस जज ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई उसको भी कोरोना हो गया, जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई उसको भी कोरोना हो गया। तो फिर मैंने वो हंस के कहा कि तेरा मतलब है कोरोना अपना अपना है। तो खैर वो अब ये वाली सूरत हाल है, और हमारी कौम का मिजाज जो है वो अब बाई डिफ़ॉल्ट जो है, बाई डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगा, वो है कि वो साजिशी, मफरूज़े, पुरस्रारियत और इस तरह की चीज़ें उसको बड़ी पसंद होती हैं और बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं वो चीज़ें। हमारे महल्ले में कोई मशहूर हो जाए ना कि ए घर दे कोई ना भूत रहिंदे ने, तो वो घर पूरे इलाके में मशहूर हो जाता। या कि जी वो फलाना बाग नहीं, हाँ वो पक्की जगह, ये अच्छा सेबज़दा, पक्की जगह से मुराद है सेबज़दा है,
तो वो बड़ा मशहूर हो जाता है। तो हमारे हाँ, जो हमारा एक वैसे भी ये सदियों पुराना एक हमारा सिस्टम है कि हमें पुरस्कार चीज़ें बड़ी पसंद हैं, और उस वजह से मिजाज से हमें, आप यूँ समझें कि जिसको कहते हैं कि साजिशी मफरूज़े भी बड़े पसंद हैं, रलती मिलती गल होंदी है ना। तो अब अगर ये कुछ सोच रहा है कि यार कि ये अरशद मलिक साहब जो हैं, इन्होंने अपने साथ होने वाली एक वारदात को बेनकाब करके, पब्लिकली तो नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने शेयर कर दी थी बात और फिर वो पब्लिक हो गई, यानी वीडियो के ऊपर फिर वीडियो बन गई उनकी दूसरी दफ़ा। पहले तो पता नहीं किसने किया था, दूसरी दफ़ा पॉलिटिकल वर्करों ने उनके साथ हाथ कर दिया। तो वो कोई अगर ये समझता है कि वो निशाने पे थे और इसलिए वो कोरोना की बीमारी उनको लगी। फिर एक और साहब हैं, कोई अजहर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जी कि ये क्या इत्तफाक है बस के सेठ वकार के जो मेडिकल बोर्ड या पैनल जिसको कहते हैं, उस पर भी वो एक डॉक्टर मुश्तरक है जो ये अरशद मलिक के यानी, हालांकि हॉस्पिटल अलग-अलग हैं, एक कल शिफा हॉस्पिटल था, एक कलसूम इंटरनेशनल था, सेठ वकार कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में थे, लेकिन वो कहानियाँ जोड़ के बयान करने वाले कह रहे हैं कि जी एक डॉक्टर ऐसा है जो उनको उस पैनल में भी था, अल शिफा के पैनल में भी है और उधर भी था कलसूम इंटरनेशनल के, तो उसकी ज़रा इंक्वायरी करवाई जाए। अब कुछ जो हैं संजीदा लोग वो कहते हैं कि यार बात ये है कि ये साजिशी मफरूज़े अच्छे तो बड़े लगते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये वाला काम करना था तो अपना निशान तो छोड़े ना, कि लोगों को खौफ तो हो ना कि यार कि हम अगर इस तरह के काम करेंगे तो कोरोना साढ़े वल भी आ जाएगा। तो यानी जिसने कोरोना उनकी तरफ भेजा है वो हमारी तरफ भी भेज देगा। तो ये एक साइकी है, या एक यूँ समझे कि इस तरह का काम करने वाला जो अपना खौफ बिठाना चाहता है, वो अपने निशान जो हैं कदमों के वो ज़रूर छोड़ के जाता है, ताकि पता चल सके लोगों को, ताकि खौफ की याद बाकी रहे ना, या खौफ का रास्ता जो है वो पता चले कि खुदा उहदे घर आंदा है तो उहदे खिलाफ नहीं बोलना। तो ये संजीदा लोग कहते हैं, लेकिन कुछ संजीदा लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना बजाते खुद भी तो एक निशान हो सकता है कि जड़ा रडार में आता है उसको कोरोना हो जाता है, तो ये भी तो एक बात हो सकती है। लेकिन अगेन वो जो हम बात कर रहे थे कि यार कि ये बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आपसे कहा था कि हमारी कौम को साजिशी मफरूज़े क्यों इतने पसंद होते हैं और उनमें हम घिर क्यों जाते हैं, और वो हम उनको बाय क्यों करते हैं, उन पे यकीन क्यों कर लेते हैं आंखें बंद करके। होए ना होए गल यही होनी अंदरों विचों, हम ये अक्सर कहते हैं ये वाली बात। तो उसकी एक बड़ी रीज़न है और बड़ी ठोस वजह है उसकी कि साजिशी मफरूज़े हमें क्यों पसंद हैं, क्यों ना हों। असल बात ये है कि जी कि पहला हमारे साथ हाथ ये हुआ था कि फ़ातिमा जना जो थी, बल्कि फ़ातिमा जना से भी पहले वो कायदे आज़म वाली बात कर लेते हैं कि कायदे आज़म ने ये क्यों कहा था कि ये मेरी कोई आखिरी सांसें, वज़ीर आज़म उससे मिलने नहीं, वो देखने आया कि मैं और कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। फिर वो ज़ियारत से कराची आते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती, एम्बुलेंस मिलती है तो वो खटारा, और मतलब वो एक मिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। हमारा जो कौमी साजिशी मफरूज़े हैं कायदे आज़म से शुरू होते हैं, और वो फिर कश्मीर वाली भी बात के कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर में फ़ौजें दाखिल करें, तो उन्होंने कहा था कि उनके जो CNC थे कि मैं वो जो है मलका से पूछ के करूँगा, याद होगा ना आपको। तो ये मिस्ट्रीज़ वहाँ से शुरू होती हैं। फिर लियाकत अली ख़ान को भरे मजमे में गोली लगती है पिंडी में, और वो जो गोली मारता है उसको मौके पे गोली मार दी जाती है। फिर वो कोई अकबर साहब थे, एक तो गोली मारने वाले का भी नाम अकबर था ना, सैयद अकबर, एक कोई मुअत्तल भी हुए थे साहब, बहुत बड़े सरकारी अफसर, पाकिस्तान की एक कह लें कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी फोर्स के एक बहुत बड़े अफसर थे, उनका भी नाम अकबर था। वो मुअत्तल भी हुए थे लेकिन कुछ नहीं मिला, और वो बाद में भुट्टो की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बन गए थे। फिर उसके बाद फ़ातिमा जना के बारे में पता चला कि जी वो पहले तो वो उनके बोलने के ऊपर पाबंदी थी पाकिस्तान में कि वो तकरीर नहीं कर सकती। फिर वो जब रेडियो पे उनको एक मौके पे बुलाया गया कि वो कायदे आज़म की बरसी पे कौम से ख़िताब कर सके, तो वो डिले था और पूरी मशीनें तैयार बैठी हुई थी कि वो कोई बात राज की बात ना कह दें, तो अवाम को बता ना दें। वो वाला वाक़या भी हमें जहन में रखना चाहिए। फिर उनकी मौत बज़ाते ख़ुद, वो बाद में वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने कहा कि जी कि वो एक चाकू भी मिला, ये भी मिला,
फिर जिन्होंने उनको गुस्ल दिया, ज़ख़म के निशान भी थे, तशद्दुद ज़दा लाश थी उनकी, और लोगों ने मुजाहरे भी किए थे उस वाक़े के बाद। फिर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, मतलब ये कि वो आने से पहले वो एक FIR कटवाती हैं कि मैं अगर कत्ल हुई तो ये 4 बंदे जो हैं इसके ज़िम्मेदार होंगे, फिर वो कत्ल होती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। यानी एक बंदा कह रहा है कि मैं मारा जाना है, और फिर नाम बता रहा है वो लोगों के कि ये बंदे होंगे मेरे कत्ल के पीछे, और वो कत्ल होती है और पिंडी में होती है। फिर उसके बाद वो मुर्तज़ा यानी भैन वज़ीर आज़म है और भरा जड़ा है वो कराची में घर के बाहर जो है वो लावारसों की तरह मारा जाता है, और पता नहीं चलता कि यार ये गोली कित्थों आई सी। पुलिस कहती है असी नहीं मारिया, और पुलिस वाले जो हैं, अच्छा फिर कहानियाँ कि जी वो जरदारी ने मरवाया, नहीं बेनज़ीर ने मरवाया, फलाना, ये मतलब ये मिस्ट्री अगेन। फिर वो जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा साहब यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और अचानक उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनके घर वाले यकीन नहीं करते, पोस्टमार्टम होता है, और DNA, तब हमने पहली दफ़ा सुना था कि कोई DNA नाम की भी कोई बला होती है, वो भी करवाया जाता है। फिर जनरल ज़ियाउल हक वाला जहाज़ जो गिरता है और वो शहीद होते हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़े अहम लोग जनरल हमीद गुल उसको कत्ल कहते हैं, और लेकिन उसका सुराग नहीं लगता। तो ये हमारे जो एक कह लें कि जो कौमी तारीख़ है उसमें जो हमारे साथ जो साने हाथ हो चुके हैं और जिनका आज तक सुराग नहीं लग सका, जिनके खून का पता नहीं चल सका, बेनज़ीर भुट्टो के नहीं पता चल सका, मतलब ये कि इवन या मॉडल टाउन का नहीं पता चल सका, ये तो बड़े लोग हैं ना। तो ये मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ था कि वो तहरीक मनहाजुल कुरान के कारकुनों के साथ, उनका नहीं पता चल सका। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें जो हर चीज़ के पीछे जो एक किसी की कुदरती मौत हो जाए, जिसको हम तबाही मौत कहते हैं, कि बंदा अपनी आई पे मर जाए और वो हो थोड़ा सा प्रोमिनेंट, हमें वो हज़म नहीं होता। हम कहते हैं कि नहीं यार, इसके पीछे भी कोई साजिश है, ये किसी ने ये वाला काम किया है। तो अरशद मलिक साहब को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे। उनका जो करैक्टर था और उन्होंने उनसे जो काम लिया गया या जो काम उन्होंने किया पहले भी और बाद में भी, वो अभी तक मुतनाज़ा है। उसका फ़ैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है, वो पेंडिंग है। लेकिन मामला ये है कि फ़ैसला सुनाने वाला जज पहले मुअत्तल हुआ, फिर अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन वो फ़ैसला बाकी है। ना वो जज रहा, ना उसकी नौकरी रही। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।